नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका गायत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट सांचौर के यूट्यूब चैनल पर। इस ग्रुप में गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर एवं गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के यूट्यूब संचालित हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास बीएससी थर्ड ईयर के सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक। ये टॉपिक प्लांट फिजियोलॉजी के प्लांट मूवमेंट से रिलेटेड है। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पादप गतियाँ या प्लांट मूवमेंट क्या होते हैं एवं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि मूल रूप से पादप गतियाँ या प्लांट मूवमेंट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन और दूसरा होता है मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन या चलन की गतियाँ में स्वप्रेरित व अनुप्रेरित होती है। स्वप्रेरित में पक्षमापी, विसर्पी, अमीबीय और जीवध्रुवीय भ्रमण तथा अनुप्रेरित में पढ़ा था हमने प्रकाशोच्चलन, तापानुचलन और रसायनोच्चलन प्रकार की। आज हम सेकंड प्रकार की गतियाँ जो वक्रित गतियाँ या मूवमेंट ऑफ कर्वेचर कहलाती है। विद्यार्थियों, वक्रित गतियाँ दो प्रकार की होती है। एक तो वृद्धि की गति जिसमें मोमेंट होने से पादप के अंग विशेष में ग्रोथ होती है, और दूसरी परिवर्तन की गतियाँ या मूवमेंट ऑफ वेरिएशन जिसमें गति या मूवमेंट होने से पादप की या पादप अंग की स्थिति में परिवर्तन होता है। तो हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मूवमेंट ऑफ कर्वेचर की, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ टाइप्स को। ये वीडियोज गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। इससे पूर्व भी सब्जेक्ट बॉटनी और अन्य सब्जेक्ट्स के भी वीडियोज अपलोड समय समय पर किए जा चुके हैं और किए जा रहे हैं। अब इनका निरंतर अवलोकन करें। आज के टॉपिक्स को समझने के लिए इससे पूर्व में अपलोड किए गए वीडियोज़ को जरूर देखें ताकि टॉपिक्स की कंटिन्यूटी बनी रहे। विद्यार्थियों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो हम प्रारंभ कर रहे हैं आज का टॉपिक मूवमेंट ऑफ कर्वेचर का। इसका पहला प्रकार है, उसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ ग्रोथ या वृद्धि की गतियाँ। पादप में होने वाली वे मूवमेंट जिसके फलस्वरूप प्लांट की ग्रोथ होती है या प्लांट पार्ट की ग्रोथ होती है, इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, वृद्धि की गतियाँ कहलाती है। उद्दीपक के आधार पर ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है वो स्वप्रेरित कहलाती है और दूसरी होती है वो अनुप्रेरित कहलाती है। तो स्वप्रेरित वृद्धि की गतियाँ और अनुप्रेरित वृद्धि की गतियाँ दो प्रकार की होती हैं। स्वप्रेरित वृद्धि की गतियाँ में पहला जो प्रकार होता है वो कहलाता है अनुकुंचन प्रकार का। ऐसे पादप भाग जो बाइफेशियल है, द्विपृष्ठीय अंग जैसे पर्ण, ऊपरी सतह अलग होती है, निचली सतह अलग होती है, पुष्पीय भाग, कलिकाएं अथवा पर्तानीय संरचना। पर्तानीय संरचना वो होती है जो आरोही पादप में आरोहण के लिए सहायक होती है। तो इनमें होने वाली इस गति को नाम देते हैं अनुकुंचन गति। अब अनुकुंचन गति का पहला प्रकार अधोकुंचन, जिसके अंतर्गत ऊपरी सरफेस की कोशिका ग्रोथ अधिक होने से वो संरचना नीचे की ओर लटक जाती है।
इसको नाम देते हैं अधोकुंचन, जैसे कलिका का लटकना। क्यों हुआ? क्योंकि इस स्थिति में ऊपरी क्षेत्र की कोशिका की ग्रोथ ज़्यादा हुई, जबकि निचले क्षेत्र की कोशिका की ग्रोथ कम हुई, फलस्वरूप वो भाग नीचे की ओर लटक जाता है, हम उसको नाम देते हैं अधोकुंचन। यदि ये सरफेस विपरीत हो जाए, ऊपरी की ओर वृद्धि होना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात निचले सतह की कोशिका ज़्यादा वृद्धि करती है, ऊपरी कम करती है, तो उसको नाम देते हैं अधोवृद्धि वर्धन। अधोकुंचन वृद्धि गति का एग्जाम्पल है कलिकाओं का नीचे लटकना। अधोवृद्धि वर्धन वृद्धि गति का एग्जाम्पल है पर्ण का किसले विन्यास। विद्यार्थियों, ये वर्ड हमने पढ़ा था पहले फर्न्स में कि फर्ण का शीर्ष भाग इस प्रकार से मुड़ा होता है, उसको हम सर्सिनेट वेनेशन कहते हैं अथवा क्रिस्टलीय विन्यास कहते हैं। तो क्रिस्टलीय विन्यास अधोवर्ती वर्धन का प्रकार है। लेकिन पेपेवर सोमनीफेरम में उसकी पुष्प कलिका प्रारंभिक अवस्था में नीचे की ओर लटकी हुई होती है, इस प्रकार की संरचना के अंतर्गत पाई जाती है, तब उसको नाम देते हैं अधोकुंचन। लेकिन जैसे ही पुष्प पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, वो ऊपरी की ओर उठ करके खिल जाता है वापस, तब कौन सा हुआ? अति वृद्धि कुंचन वृद्धि। अर्थात इस प्लांट्स की पुष्प कलिका में दोनों ही प्रकार की ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये था हमारा वृद्धि गति के अनुकुंचन के अंतर्गत अधो और अतिवृद्धि अधिवृद्धि कुंचन। अनुकुंचन का एक प्रकार आता है, उसका नाम देते हैं शिखा चक्रण अथवा नोटेशंस। ये सामान्य रूप से स्तंभ और प्रतान में पाई जाती है। होती कैसी ये कि ये एक स्तंभीय भाग निश्चित समय के लिए दाएं की ओर गति करता है और फिर निश्चित समय के लिए बाएं की ओर गति करता है। तो दाएं और बाएं एक निश्चित दूरी तक निश्चित समय में गति करता है। इस क्रिया को हम दोलन के नाम से परिभाषित करते हैं, जैसे कि ऑसिलेटेरिया के अंतर्गत पाया जाता है। तो इसमें केवल और केवल स्तंभ का शीर्ष भाग ही गति कर रहा है, तब उसको नाम देते हैं शिखा, शिखर भाग से शिखा चक्रण गति करना। लेकिन कभी कभी ये शीर्ष भाग उसके अपने मूल अक्ष के चारों ओर वृत्ताकार स्थिति में गति करना प्रारंभ कर देता है, तब हम उस गति को नाम देते परिशिखा चक्रण गति। इस प्रकार की गति कौन सी? परिशिखा मूल रूप से स्प्रिंग नुमा संरचनाओं में परिवर्तित पादप भाग के द्वारा होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि परिशिखा चक्रण के फलस्वरूप पादप भाग है वो किस में बदल जाता है? स्प्रिंग नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाता है। और जब वो स्प्रिंग नुमा संरचना में परिवर्तित हो रहा है तो किसी चारा को अर्थात लिपट जाएगा। लिपटने के फलस्वरूप ऐसे दुर्बल तने युक्त पादप को ऊपर की ओर आरोहण में सहायता करता है। 100% वृद्धि गति के बाद में सेकेंड जो नंबर लगता है वो हमारे पास में अनुप्रेरित वृद्धि गति है, क्योंकि पादप भाग के एक निश्चित दिशा से मिलने वाले उद्दीपन के फलस्वरूप वो पादप भाग उद्दीपन की तरफ या उद्दीपन की विपरीत गति करना प्रारंभ कर देता है। तो एक तरफ ही गति करने के कारण इसको सदिश गति के नाम से भी अथवा अनुवर्तनीय गति के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें पाए जाने वाले उद्दीपक के आधार पर ये कई प्रकार के हो सकती है, जैसे प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वीय अनुवर्तन, रसायनुवर्तन, जलानुवर्तन इत्यादि प्रकार के। तो सबसे पहले हम टाइप देखते हैं, वो है प्रकाशानुवर्तन। इसमें जो उद्दीपक हैं वो क्या हुआ यहाँ पर उद्दीपक है, यहाँ पर प्रकाश अथवा लाइट, प्रकाश या लाइट। एक निश्चित दिशा से प्रकाश मिलेगा, फलस्वरूप पादप भाग के अंदर उसकी तरफ वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी। यदि पादप भाग उस उद्दीपन के विपरीत गति करना प्रारंभ कर देता है, तब उसको नाम देते हैं नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। इसका एग्जाम्पल किस में आता है? जड़ की वृद्धि, रूट।
रूट ग्रोथ के अंतर्गत हमें इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। पादप भाग की निचली सतह पर पाई जाने वाली ये स्ट्रक्चर रूट कहलाती है। प्रकाश मिल रहा है ऊपरी भाग से और रूट की ग्रोथ हो रही है इसके विपरीत की ओर, तो इसको नाम देते हैं नेगेटिव फोटोप्रिटिज्म। जबकि इसी पादप भाग का परोतंत्र है वो ऊपर की ओर ग्रोथ कर रहा है, किसकी ओर? प्रकाश की ओर, तब इसको नाम देते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। लेकिन नेप्टूनिया ओलेरेसिया में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार की ग्रोथ पाई जाती है। इसी का एक और एग्जाम्पल है अरेकिस हाइपोजिया। नाम याद आया होगा आपको, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? ये वैज्ञानिक नाम है मूंगफली का। मूंगफली, इसमें डाइफोटोप्रोपिज्म प्रकार की ग्रोथ होती है कि नहीं होती, उसको हमें देखना है। प्रारंभिक स्टेज में इसमें पुष्प कलिका निकलती है, फ्लावर का निर्माण होता है, तब तक इसकी ग्रोथ होती है प्रकाश की ओर होती है, तो ये होगी पॉजिटिव फोटोप्रिटिज्म। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब तक पुष्प कलिका उस जमीन की ऊपरी सतह से प्रकाश की ओर वृद्धि करती है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है, तुरंत प्रभाव से इस पुष्प वृंत की ऊपरी सतह की कोशिका की ग्रोथ अधिक करने के कारण वो धीरे धीरे जमीन की ओर अर्थात प्रकाश के विपरीत दिशा की ओर ग्रोथ करना प्रारंभ कर देती है। और इसी ग्रोथ के कारण इसका निषेचित अंडाशय भूमि के अंतर्गत प्रवेशित हो जाता है। फलस्वरूप फल का निर्माण भूमि के अंतर होता है, भूमिगत भाग के रूप में होता है। तो वो कौन सी प्रकार की हुई? नेगेटिव, अर्थात मूंगफली में पुष्पवृंत के अंदर होने वाली ग्रोथ होती है वो डाइफोटोप्रिटिज्म प्रकार की होती है। फोटोप्रिटिज्म या प्रकाश अनुवर्तन गति होने का कारण क्या है? तो इस कारण को या इसकी मैकेनिज्म को वेंट के प्रयोग के द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो वेंट और कॉलेने का एक सिद्धांत आता है, कॉलेने और वेंट का नाम सुनते ही आपके माइंड में इसका आंसर आ गया होगा कि वेंट कौन था। तो वेंट को हमने पढ़ा था ऑक्सीजन की संरचना में। ऑक्सीजन क्या है? एक पादप हार्मोन, ऑक्सीजन से संबंधित कि एक प्रकाश की ओर ऑक्सीजन का सांद्रता, ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है जबकि अंधेरे भाग की ओर अधिक होती है। तो इन्होंने जेई के प्रांकुर चोल पर कार्य करते हुए ये सिद्ध किया था कि अंधेरे वाले क्षेत्र के अंतर्गत, जो भाग अंधेरे की ओर है, उस क्षेत्र के अंदर 57% ऑक्सीजन की सांद्रता पाई जाती है, जबकि प्रकाश की ओर होती है वो केवल और केवल 27% है। अर्थात शीर्ष भाग में संश्लेषित होने वाला ऑक्सीजन हार्मोन प्रकाश के विपरीत स्थानांतरित होकर के वृद्धि को प्रेरित करता है। क्योंकि पादप भाग के शीर्ष भाग में ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है, लेकिन वो धीरे धीरे वृद्धि करता हुआ और स्थानांतरित हुआ नीचे वाले कोशिकाओं में चला जाता है। अब इन कोशिकाओं की ग्रोथ करता है। अब ग्रोथ करने के कारण ये भाग ऊपरी की ओर वृद्धि करेगा, फलस्वरूप पादप भाग है वो प्रकाश की ओर ग्रोथ करना प्रारंभ कर देता है। अथवा हम यदि किसी गमले को एक लकड़ी के बॉक्स में रख दें, ये एक लकड़ी का बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर एक गमले को रख दें जिसके अंदर एक एकल शाखा युक्त एक प्लांट है। अब इस बॉक्स को चारों तरफ से पैक कर देते हैं और केवल एक निश्चित दिशा से ही इसको लाइट दी जाती है। तो कुछ समय के बाद में हम क्या देखते हैं कि इसका शीर्ष भाग है वो धीरे धीरे प्रकाश की ओर ग्रोथ करना प्रारंभ कर देता है। अर्थात पौधे के शीर्ष भाग में होने वाली इस ग्रोथ को क्या नाम देते हैं? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस दिशा से इसको लगातार प्रकाश मिलता रहा, तो यहाँ पे संश्लेषित होने वाला ऑक्सीजन इसके विपरीत भाग की ओर ट्रांसफर हुआ। फॉर एग्जाम्पल इस तरफ हुआ या इस तरफ हुआ।
इस जिन कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा थी उन कोशिका की ग्रोथ होना ज़्यादा हो गई, तो एक तरफ की ग्रोथ ज़्यादा हुई, दूसरी तरफ की ग्रोथ कम हुई, फलस्वरूप पादप भाग वो एक तरफ मुड़ जाता है और इसी कारण ये प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ है। तात्पर्य यह है कि ऑक्सीजन प्रकाशो अनुवर्तन क्रिया को प्रेरित करता है। और प्रेरित कैसे करेगा कि जिस तरफ प्रकाश आ रहा है उसके विपरीत दिशा में स्थानांतरित होकर के वृद्धि की गति को प्रेरित करने का कार्य करता है। तो परोतंत्र में होने वाली वृद्धि को धनात्मक, जबकि मूल तंत्र में होने वाली वृद्धि को और ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन गति कहते हैं। अनुप्रेरित वृद्धि की गतियों का सेकेंड कारक है उद्दीपक के आधार पर, वह है गुरुत्वानुवर्तन, जियोट्रॉपिज्म। यहाँ पर जो उद्दीपक काम आ रहा है वो उद्दीपक कौन सा होगा? गुरुत्वाकर्षण होगा। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कुल 3 प्रकार की गतियाँ पादप भाग के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यदि वो गुरुत्वाकर्षण की तरफ वृद्धि करता है तो उसको पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। और पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट का जो एग्जाम्पल आता है वो है रूट की ग्रोथ, रूट। हालांकि ये फोटोट्रॉपिक के लिए नेगेटिव था लेकिन जियोट्रॉपिक के लिए पॉजिटिव हुआ। तो नेगेटिव प्रकार का अर्थात वो गुरुत्वाकर्षण की विपरीत ग्रोथ करना प्रारंभ कर जाता है, ऐसा स्तंभ के अंदर होने वाली ग्रोथ है अथवा प्रोतंत्र, जो कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। लेकिन कुछ एक पादप भाग ऐसे भी होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण के समानांतर वृद्धि करते हैं। ऐसे प्रभाव को ऑर्थोजियोट्रॉपिक प्रभाव अथवा मूवमेंट कहते हैं। तो कुल कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार के जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट पाया जाता है। ऑर्थो अर्थात गुरुत्वाकर्षण के समानांतर वृद्धि करने वाले, नेगेटिव जियोट्रॉपिक अर्थात गुरुत्वाकर्षण की विपरीत वृद्धि करने वाले, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक अर्थात गुरुत्वाकर्षण की तरफ वृद्धि करने वाले पादप भाग या मूवमेंट। जब हम स्तंभ पर लगने वाली संरचनाओं की बात करें, ग्रोथ करता तो एक स्तंभ पर कुछ एक संरचनाएं या शाखाएं जमीन के समानांतर वृद्धि करते हैं अथवा भूमिगत भाग है वो जमीन के समानांतर वृद्धि करता है। पादप का अथवा तने का जो भूमिगत भाग हॉरिजॉन्टल ग्रोथ प्रदर्शित करता है, खाद्य पदार्थों के संग्रहण के फलस्वरूप वो मसल संरचना में परिवर्तित हो जाता है। तो उस प्रकार के स्टेज या स्ट्रक्चर को हम राइजोम कहते हैं अथवा रनर टाइप्स के प्लांट जो जमीन की सतह पर लेटे हुए प्रोस्टेट रूप में गति करते हैं। जैसे दूब है वो जमीन की सतह के ऊपरी सतह पर गति करता प्रारंभ करते हैं। तो ये जो ग्रोथ हो रही है वो कैसी हो रही है? जब हम गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो ये गुरुत्वाकर्षण के लंबवत होती है। शाखाओं की बात करें तो कुछ शाखाएं होती हैं वो गुरुत्वाकर्षण के लंबवत और कुछ एक शाखाएं होती है वो इस पादप भाग के साथ में एक विशेष कोण के साथ में ग्रोथ करते हैं। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में क्या, तो गुरुत्वाकर्षण के साथ में भी लंबवत भी नहीं हुई, समांतर भी नहीं हुई, नेगेटिव भी नहीं हुई, पॉजिटिव नहीं हुई, बल्कि एक विशेष प्रकार का कोण का निर्माण कर रहे हैं। जब कोई पादप भाग एक निश्चित कोण के साथ में ग्रोथ करता है तब हम इस प्रकार के जियोट्रॉपिज्म को नाम देते हैं प्लेजियोट्रॉपिक। सामान्य रूप से सेकेंडरी ब्रांच के द्वारा द्वितीयक शाखाओं के द्वारा ये ग्रोथ प्रदर्शित की जाती है, जिसमें शाखा या ब्रांच स्तंभ के साथ में निश्चित कोण के साथ में ग्रोथ करती है। यदि वो जमीन के समांतर वृद्धि कर रहा है अथवा गुरुत्वाकर्षण के लंबवत वृद्धि प्रदर्शित करता है। किसके? गुरुत्वाकर्षण। तो ये गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लग रहा है, इसके लंबवत ये ग्रोथ कर रहा है। तब हम इस प्रकार के ग्रोथ को डाइजियोट्रॉपिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। जियोट्रॉपिक मूवमेंट कुल 3 प्रकार के, कुल 5 प्रकार के और मुख्य रूप से 3 प्रकार के भागों में विभक्त होता है। पहला ऑर्थो, नेगेटिव पॉजिटिव, प्लेजियो और डाइजियोट्रॉपिक।
इन 5 प्रकारों के बाद में इसका प्रायोगिक सत्यापन कैसे होता है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई पॉजिटिव अथवा नेगेटिव ग्रोथ होती है। इसके लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वो है क्लिनोस्टेट नामक यंत्र के द्वारा किए जाते हैं। क्लिनोस्टेट उपकरण एक घड़ी की मुख्य अक्ष के साथ में लगी हुई प्लेट होती है। इस उपकरण में घड़ी है, गोलाकार घड़ी के केंद्रीय भाग में मुख्य अक्ष जो सुई होती है, सुई के स्थान पर गोलाकार डिस्क प्लेट लगी होती है। इस डिस्क पर गमले को फिट किया जाता है। जैसे जैसे ये घड़ी घूमेगी तो डिस्क भी घूमेगी, इसके साथ में लगा हुआ गमला भी घूमेगा, जिसके फलस्वरूप इसमें लगे हुए पौधे के चारों ओर, क्योंकि ये लगातार गमला घूमता रहता है, तो इस पौधे के चारों ओर अक्ष पर गुरुत्वाकर्षण समान रूप से लगता रहता है। फलस्वरूप इस पुरोतंत्र की वृद्धि गुरुत्वाकर्षण के समांतर हो रही है और जड़ तंत्र की भी वृद्धि समांतर हो रही है। लेकिन कुछ समय के बाद में हम इसको रोकते हैं। रोकने के बाद में निश्चित समय तक वेट करते हैं। तब हम ये देखते हैं कि यंत्र को रोकने के बाद में इसकी जड़ें हैं वो नीचे की ओर ग्रोथ करना प्रारंभ कर देती है, जबकि पुरोतंत्र होता है वो ऊपर की ओर ग्रोथ करना प्रारंभ होता है। अर्थात पुरोतंत्र में गुरुत्वाकर्षण की विपरीत वृद्धि हो रही है, अर्थात नेगेटिव जियोट्रोपिज्म दर्शाता है, जबकि जड़ तंत्र या रूट सिस्टम के अंदर पॉजिटिव प्रकार की ग्रोथ को शो करता है। तो ये वृद्धि पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को क्लिनोस्टेट नामक उपकरण की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। इस गुरुत्वाकर्षण के द्वारा वृद्धि होती है, इसकी मैकेनिज्म के 2 सिद्धांत हमें पढ़ने को मिलते हैं। एक सिद्धांत होता है जिसको हम स्टार्स स्टेटोलिथ हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं, और दूसरा कॉलेन और वेंट के द्वारा दी गई हाइपोथेसिस। सबसे पहली कंडीशन देखते हैं। पहली हाइपोथेसिस स्टार्स स्टेटोलिथ हाइपोथेसिस। एक हाइपोथेसिस में है क्या कि कुछ एक ऐसी निश्चित कोशिकाएं होती है जिसके अंदर स्टार्स कण पाए जाते हैं। इन स्टार्स कण या जिन्हें एमाइलोप्लास्ट अथवा स्टेटोलिथ कहते हैं, जिन कोशिकाओं में एमाइलोप्लास्ट या स्टेटोलिथ कणिकाएं पाई जाती है, उन कोशिकाओं को स्टेटोसाइट के नाम से जानते हैं। कोशिकाओं को स्टेटोसाइट से और कणिका को स्टेटोलिथ। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये कणिकीय पदार्थ कोशिका के आधारीय भाग में जम जाते हैं। जमने के फलस्वरूप इस कोशिकाओं पर एक दबाव उत्पन्न होता है। फलस्वरूप इस कोशिका की निचली सतह का विभव परिवर्तित हो जाता है। विभव के परिवर्तन होने से इस क्षेत्र में ऑक्सीजन का संश्लेषण अधिक होता है। फलस्वरूप ये कोशिका नीचे की ओर धीरे धीरे ग्रोथ करना प्रारंभ कर देती है। हुआ क्या, स्टेटोलिथ एक जगह पर इकट्ठे होने के कारण उस क्षेत्र की कोशिका भित्ति की विभव में परिवर्तन हुआ। फलस्वरूप ऑक्सीजन का संग्रहण होने के कारण कोशिका नीचे की ओर ग्रोथ करना प्रारंभ कर देती है। नीचे की ओर ग्रोथ करी, इसका मतलब ये मुख्य रूप से रूट को परिभाषित कर रहा है, रूट की ग्रोथ को परिभाषित कर रहा है। पुरोतंत्र की परिभाषा और पुरोतंत्र की ग्रोथ को परिभाषित नहीं कर रहा है। इस हाइपोथेसिस को दिया गया था हेबरलैंड और नीमी के द्वारा 1900 के अंतर्गत। जड़ की गुरुत्वाकर्षण ग्रोथ को इस हाइपोथेसिस के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन कवक आर्किड्स के अंदर पाई जाने वाली ग्रोथ को यह हाइपोथेसिस परिभाषित नहीं करता। दूसरा, स्तंभ और मूल में विपरीत अनुवर्तन गति होती है। स्तंभ में वो गुरुत्वाकर्षण की विपरीत ग्रोथ करता है, जबकि मूल है वो गुरुत्वाकर्षण की तरफ अथवा पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म दर्शाता है। दोनों को एक साथ में इस हाइपोथेसिस के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। जियोट्रोपिज्म को प्रदर्शित करने की सेकेंड जो मैकेनिज्म है
और मैकेनिज्म सेकंड कहलाती है कॉलेने व वेंट सिद्धांत का। इन्होंने जेई के प्रांगपुर सोल पे प्रयोग किए थे, जो कि वेंट के द्वारा थे। इनके अनुसार ऑक्सीजन ग्रोथ को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो ऑक्सीजन जब हम रूट में देखते हैं, स्तंभ में देखते हैं, तो स्तंभ में इसकी सामान्य मात्रा है वो 10 ppm होती है, जबकि जड़ के अंदर, मूल के अंदर देखी जाती है तो 0.0001 ppm होती है। पहली है सांद्रता का मान। दूसरा, स्तंभ के अंदर ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता वृद्धि को प्रेरित करता है, और प्रेरित करेगा कैसे? गुरुत्वाकर्षण के विपरीत भाग की ओर। तो ये मूल रूप से वृद्धि का प्रेरण करता है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत भाग की ओर, जबकि जड़ है वो उसकी उच्च मात्रा वृद्धि को रोकता है। सिंपल सा कंसेप्ट, जड़ के अंदर वृद्धि को रोकेगा और स्तंभ के अंदर वृद्धि को प्रेरित करता है। कैसे करेगा? प्रतंत्र के अंदर विकसित होने वाला या संश्लेषित होने वाला हार्मोन, ऑक्सीजन हार्मोन, प्रकाश की दिशा से विपरीत दिशा के अर्थात नीचे स्थित कोशिका में स्थानांतरित होकर के इन कोशिकाओं की ग्रोथ को बढ़ाता है। कौन सी कोशिका? जिस कोशिकाओं में ऑक्सीजन की सांद्रता सबसे अधिक है, जिसके फलस्वरूप ये ऊपर की ओर वृद्धि करता है। लेकिन मूल की कोशिका में इसकी सांद्रता कम होने के कारण ये ग्रोथ को प्रेरित करता ही नहीं, और नहीं करने के कारण ये धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करना प्रारंभ करता है। वृद्धि की गतियों का नेक्स्ट प्रकार है, वह है जलानुवर्तन अथवा हाइड्रोट्रोपिज्म या हाइड्रोट्रोपी। एक सामान्य रूप से एक छलनी लेते हैं, लोहे की छलनी लेते हैं, और इस लोहे की छलनी के नीचे भाग में यहाँ पर भीगा हुआ बुरादा रखते हैं, भीगा हुआ बुरादा। यह है लोहे की छलनी। अब इसके अंदर बीजों को रखते हैं। बीज इस छलनी में बने हुए छिद्रों के माध्यम से जल को अवशोषित करेगा, और अवशोषित करने के बाद में वो रूट का निर्माण करेगी। ये रूट इन छिद्रों से होते हुए बुरादे की और गति करना प्रारंभ कर देते हैं। यदि इस क्षेत्र में बुरादे के एक भाग के अंतर्गत यदि हम शुष्क अवस्था उत्पन्न कर लेते हैं और केवल एक भाग की ओर उसको नमी प्रदान करें, तो जड़ें धीरे धीरे नमी की ओर ग्रोथ करना प्रारंभ करती है। तो किसी पादप भाग द्वारा नमी अथवा जल की तरफ होने वाली गति को, वृद्धि को जलानुवर्तन अथवा हाइड्रोट्रोपिक ग्रोथ कहते हैं। यदि वो जल की तरफ अथवा नमी की तरफ वृद्धि करता है तो उसको पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक नाम देंगे, और यदि वो जल के विपरीत वृद्धि करता है तो उसको नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक कहते हैं। जड़ के द्वारा होने वाली इस गति को नाम देते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक गति। चौथा प्रकार है, उसको नाम देते हैं स्पर्शान अनुवर्तन। यहाँ पर उद्दीपक हैं, वो क्या कहलाएगा? उद्दीपक मूल रूप से स्पर्श है, कांटेक्ट है। मुख्य रूप से कुकुरबिटेसी के प्रतांग के द्वारा इस प्रकार की संरचना प्रदर्शित की जाती है। कुकुरबिटेसी के पर्ण के अक्षीय भाग से एक स्प्रिंग नुमा संरचना निकलती है, जिसको हम प्रतान अथवा टेंड्रिल्स कहते हैं। ये प्रतान जब किसी सतह के संपर्क में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसके संपर्क में आए, इसके संपर्क में आने के कारण प्रतान का एक भाग किसी स्तंभ या अवस्तंभ के संपर्क में रहता है, तो स्पर्श जो मिल रहा है वो इस भाग में मिल रहा है। स्पर्श के कारण इस भाग की ग्रोथ कम हो रही है और दूसरे भाग की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण ये इसके चारों ओर लिपटना प्रारंभ करता है। कंटिन्यू
जो उद्दीपन मिल रहा है वो एक तरफ ही मिल रहा है, फलस्वरूप दूसरी तरफ की कोशिका ज़्यादा ग्रोथ करिए, ग्रोथ करने का धीरे धीरे वो इसके चारों तरफ लिपटता जाता है, फलस्वरूप परतान होता है वो स्प्रिंग नुमा संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कई बार परतानीय संरचना को कोई सहारा नहीं मिलता, उसके बावजूद भी वो स्प्रिंग नुमा संरचना के अंदर परिवर्तित हो जाता है। उस कंडीशन में उसको स्पर्श कहाँ से मिल रहा है, उद्दीपक कहाँ से मिल रहा है, तो विद्यार्थियों वो प्रवाहित होने वाली वायु जो एक ही दिशा में प्रवाहित होने के कारण वो दूसरी दिशा के अंदर कंटिन्यू ग्रोथ करता रहता है। तो कुकर बीटीसी के परतानीय वृद्धि मूल रूप से स्पर्शानुवर्तनीय गति को प्रदर्शित करती है, परतानीय वृद्धि। और ये परतानीय वृद्धि उसको सहारा प्रदान करते हुए या किसी चालक द्वारा लिपटने से वो आरोही प्लांट ऊपरी की ओर वृद्धि करता है। पांचवा प्रकार है जो अनुवर्तनीय गति का है, वो रासायनिक अनुवर्तन। इसमें जो उद्दीपन उत्पन्न हो रहा है वो मूल रूप से रसायन के कारण होता है। आपने एम्ब्रियोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसके अंतर्गत वर्तिकाग्र पर स्थित परागकण जैसे निषेचन के द्वारा पराग नलिका का निर्माण होता है, और ये पराग नलिका सदैव बीजांड की ओर ग्रोथ करती है। किसकी ओर ग्रोथ करेगी? बीजांड के द्वारा। और ये भी पढ़ा है कि ये हमेशा बीजांड द्वारा क्षेत्र से भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है, तो एक निश्चित क्षेत्र से ही प्रवेशित होती है, अथवा पराग नलिका बीजांड की ओर ही ग्रोथ करती है। ऐसा किसी विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ के कारण होता होगा। तो रसायन द्वारा होने वाली इस गति को नाम देते हैं रसायनुवर्तन। अनुवर्तन इसलिए नाम दिया क्योंकि परागकण इसी स्थिति में है, जबकि पराग नलिका बीजांड की ओर बढ़ती है। उस दौरान बढ़ते बढ़ते इसकी लंबाई में भी वृद्धि होती है, इसलिए इसको वृद्धि की गति के अंतर्गत सम्मिलित की गई है। ये उद्दीपन रसायन के रूप में है, तो मुख्य रूप से कोई आयंस हो सकता है अथवा शर्करा हो सकती है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने अपने इस टॉपिक मूवमेंट ऑफ कर्वेचर में वृद्धि की गतियाँ पढ़ी, जो दो प्रकार की होती है, प्रेरित और स्वप्रेरित और अनुप्रेरित। हम अगले लेक्चर में मूवमेंट ऑफ कर्वेचर या प्लांट मूवमेंट का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे परिवर्तन की गतियाँ।